दोस्तों नमस्कार। दुनिया के ताकतवर देशों की आपसी लड़ाई के बीच में कभी भी भारत ने किसी ताकतवर देश के साथ खड़े होकर दुनिया में यह नहीं जताया कि वह भी ताकतवर है, बल्कि इससे हटकर भारत ने एक अलग से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी, नॉन अलाइंग मूवमेंट, जिसमें दुनिया के ताकतवर देश भी अगर आपस में टकराते हैं तो इन सब के बीच भारत इन सब से हटकर दुनिया के उन तमाम छोटे बड़े देश जिनकी तादाद 100 से ज्यादा, उसकी अगुवाई करते हुए दुनिया को यह बता सके कि सिर्फ ताकतवर देशों की ही नहीं चलेगी। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्ता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो अमेरिका और रूस के टकराव का दौर हो, चीन का दौर हो, इजराइल और अमेरिका के आपसी सहमति का दौर हो, मिडिल ईस्ट के भीतर जो टकराव पावर को लेकर था उसको लेकर स्थितियां हो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने तौर पर बरकरार रहा। लेकिन अब क्या एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीति में भारत जहां पर खड़ा है वहां पर वो वाकई कहां पर खड़ा है, यह सवाल दुनिया के ताकतवर देशों के आपसी संबंधों को लेकर कहीं ज्यादा तीखे हो चले हैं, या फिर भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए जिस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की धारा में बहा उसमें कहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत अलग थलग तो नहीं पड़ गया। यह कैसे संभव है कि जिस देश के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले महीने भी बढ़े, वह देश भारत के एक राज्य को कहे यह राज्य हमारा है, भारत इनकार करे, उसके बाद वह फिर कहे जी नहीं वो राज्य तो हमारा ही है। यह कैसे संभव है कि दिल्ली में हुए आतंकवादी धमाकों के बाद भारत के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सवाल बड़े हो जाएं और इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू इसीलिए भारत में अपनी यात्रा को टाल दें क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्हें खतरा दिखाई देने लगा हो। शायद इसीलिए पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय जो इजराइल का है, नेतान्याहू का, उनकी तरफ से कहा गया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन हां यह सही है कि अभी हम नहीं जा रहे हैं, बाद में तारीख तय करेंगे। यह कैसे संभव है कि अमेरिका के साथ बनते हुए टैरिफ रिश्तों को लेकर एक झटके में अमेरिका के तमाम जो वहां की कॉमर्स मिनिस्ट्री है उससे जुड़ी हुई जो ब्यूरोक्रेट्स है वो लॉबी खुले तौर पर कहे दो बातों पर तो ध्यान देना ही होगा, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है और दूसरा सामरिक जगह भारत के भीतर क्या वाकई अमेरिका को कहीं चाहिए, जिसकी मांग वो कर रहा है, इसीलिए टैरिफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इन सब के बीच महत्वपूर्ण तो सबसे यह है कि अमेरिका अपने तौर पर चीन के साथ रिश्तों को ना सिर्फ बेहतर बता रहा है बल्कि शी जिनपिंग को माय ग्रेट फ्रेंड ठीक उसी तर्ज पर कहने से कतरा नहीं रहा है जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं। और दूसरी तरफ यूक्रेन के पीस प्लान में खुले तौर पर अमेरिका यह भी कहने से नहीं चूकता है कि रशिया को G8 का सदस्य बनाया जाए, यानी जो G7 है उससे पहले 2014 में जब रशिया को उससे बाहर कर दिया गया था तो फिर से उसे जोड़ने का जिक्र करे। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीति में भारत की विदेश नीति कहां पर खड़ी है और उस परिस्थिति के भीतर क्या क्या संकट या कहें कितने कूटनीतिक मुश्किल हालात इस दौर में खड़े हैं, शायद आज इसे परखने की जरूरत कहीं ज्यादा बड़ी हो चली है, क्योंकि यह पहला मौका है जब खुले तौर पर दो बार चीन ने कहा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। भारत ने उसे गलत तरीके से बसाया हुआ है, भारत ने खुलकर इसका विरोध किया और उसके बाद फिर से विदेश मंत्रालय चीन का कहता है नहीं नहीं यह हमारा है अरुणाचल प्रदेश। इस बात की शुरुआत कहां से हुई, लेकिन जो चीन की तरफ के विदेश मंत्रालय ने खुले तौर पर कहा, आज बात वहीं से शुरू की जाए। On the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India, China has repeatedly said our position. Jiangnan is part of China's territory. China does not recognize the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up. भारत के विदेश मंत्रालय ने देर नहीं लगाई ये कहने में कि चीन गलत कह रहा है और भारत का अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश है।
सवाल है कि उसके बाद वो फिर से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन First of all, Jiangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement. इन सब की शुरुआत तो तब होती है जब भारत की एक नागरिक लंदन से उड़ान भरती है जापान यानी टोक्यो के लिए, और ट्रांजिट वीजा उनके पास होता है शंघाई का, और शंघाई एयरपोर्ट पर जब वो उतरती हैं तो वहां के इमिग्रेशन अधिकारी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि दरअसल आप तो अरुणाचल प्रदेश की हैं, अरुणाचल प्रदेश तो भारत का नहीं चीन का हिस्सा है, तो आपका वीजा रद्द और आपका पासपोर्ट भी गलत है, आप तो चीन का पासपोर्ट ले लीजिए। वो महिला कहती है ये कैसी परिस्थिति है, मैं भारत की नागरिक हूं, और उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ लेता है। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझनी होगी, इस दौर में भारत और चीन के रिश्ते आर्थिक तौर पर कितने प्रगाढ़ हो चले हैं, ये खुद व्यापार के आंकड़े जो भारत सरकार ने जारी किए, हालांकि चीन ने कुछ ज्यादा दिखलाया है, उसने जो भारत में माल एक्सपोर्ट किया यानी भारत ने जो इंपोर्ट किया चीन से माल, उसकी अपनी डायरी ज्यादा दिखला रही है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो जारी हुआ वह भी खुले तौर पर यह बतलाता है कि दरअसल चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों में क्या तेजी आई है। भारत ने कुल जो एक्सपोर्ट किया वो $491.80 बिलियन, अगर इसको रुपए में तब्दील करें तो यह तकरीबन 43,88,183 करोड़। यह है इस फाइनेंशियल ईयर का वो डाटा जो एक्सपोर्ट भारत की तरफ से अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक किया गया, यानी पिछले महीने तक। और भारत ने जो चीन का माल अपने देश में मंगाया है इसी दौर में वह $569.95 बिलियन का है। अगर उसे रुपए में तब्दील कर दें तो यह 50,85,492 करोड़, यानी व्यापारिक घाटा चीन के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ध्यान दीजिए 7 महीने में भारत का व्यापारिक घाटा 6,97,309 करोड़। एवरेज जो इस साल का व्यापारिक घाटा भारत का होगा यह तकरीबन 12 से 14 लाख करोड़ तक के बीच का होगा। यह है चाइना के साथ माल मंगाने की परिस्थिति। और इसमें अगर सिर्फ पिछले महीने का ही जिक्र करें तो भारत ने जो माल चीन को भेजा है वो तकरीबन 6.5 लाख करोड़ का है, और जो चीन से माल मंगाया है वो तकरीबन 8.5 लाख करोड़ का है, यानी लगभग 2 लाख करोड़ का व्यापारिक घाटा सिर्फ पिछले महीने हुआ है। एक एवरेज निकाला जा रहा है कि असल में हमारी टीम ने इस पर काम किया कि अगर इन परिस्थिति के भीतर सबसे ज्यादा आवाजाही दरअसल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में सबसे ज्यादा आवाजाही होती है माल को लेकर, और यह परिस्थिति आपको अंत तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक तकरीबन यह व्यापारिक घाटा कुल बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगा। यानी वो लाभ भारत चीन को दे रहा है और वो चीन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। जो महिला सफर कर रही थी उनका नाम था प्रेमा वांगगोंग। उन्होंने जब शंघाई के भीतर यह सवाल उठाया कि वो भारत की नागरिक हैं तो इस पर वहां पर खुले तौर पर आपत्ति उनके वीजा और पासपोर्ट को लेकर की गई और 18 घंटे तक उन्हें शंघाई एयरपोर्ट पर रोका गया। खुद उनकी पहले बात सुन लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि क्या मुश्किल अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले भारत के नागरिकों को, और तब जब भारत और चीन के बीच हवाई जहाज शुरू हो चला है, सीधे शंघाई तक की उड़ान भारत से फिर से चालू हो गई है। यहां के लोग खुश हैं, चीन के साथ संबंध बन रहे हैं शानदार तरीके से, व्यापार भी आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके पहले की हकीकत इस मौजूदा वक्त में अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली इस महिला की दास्तान को सुनिए।
one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, "Look, India, took my name and something and took me out." So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration. The manual counters for the immigration, and then she went on to say, "Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid." Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue. Said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said, Arunachal is not part of India, very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. असल में मुश्किल यह नहीं कि चीन इस तरीके से दावा बार बार करता है और भारत बार बार उसके साथ व्यापारिक रिश्तों को इसलिए बरकरार रखता है क्योंकि भारत के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे तरीके से डाउन है। भारत की इंडस्ट्रियां जिस तरीके से बैंकों से कर्ज उठाकर भी यहां चीजें डेवलप नहीं कर पाई। सरकार ने भी अपने तौर पर टैक्स माफ भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के भीतर प्रोडक्शन नेगेटिव में ही रहा। इन सवालों के बीच उससे अगला सवाल यह है, क्या वाकई चीन के साथ भारत के रिश्ते जो अमेरिका को दरकिनार करते हुए टैरिफ वार के बाद बने, और भारत के प्रधानमंत्री भी चीन में एससीओ की बैठक में शामिल होने चले गए, उसी का परिणाम एक राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत कहीं अमेरिका और इजराइल के भीतर तो नहीं समाया है? और यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेतान्याहू को पहले हफ्ते में, दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत आना था। भारत के भीतर यानी दिल्ली में जो विस्फोट हुए, उसके बाद आज सुबह से लगातार इजराइल का मीडिया यह कहने लगा कि भारत के भीतर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है, इसीलिए नेतान्याहू वहां नहीं जाएंगे। वह खुद हमास के निशाने पर हैं और उनकी सुरक्षा का मसला तो होगा ही। संयोग ऐसा है कि आज 26/11 की तारीख है और इसी दिन मुंबई पर अटैक हुआ था। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था, उसमें कई इजरायली नागरिक भी मारे गए थे। इजराइल की बाकायदा टीम भारत आई थी और आज ही के दिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा टाल दी। लेकिन जब शोर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मचा तो बाकायदा नेतान्याहू के ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया में 4 लाइन लिखी गई। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा पर इजरायली प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है और उनकी टीम भारत दौरे को लेकर नई तारीख पर बातचीत कर रही है। यह ट्वीट देख लीजिए जो उन्होंने किया। यानी इस मैसेज ने तो क्लियर कर दिया कि नेतान्याहू भारत नहीं आ रहे हैं, दौरा टल गया है, नई तारीख जब तय होगी। सुरक्षा कारणों की वजह से टाला गया, इसको उन्होंने कुछ नहीं दूसरी दिशा में बातों को मोड़ दिया। 2018 में नेतान्याहू आए थे, उसके बाद 2025 में यानी 7 साल के बाद वो आने वाले थे। ठीक वैसे ही जैसे भारत के प्रधानमंत्री 7 वर्षों के बाद चीन गए थे और चीन भारत के प्रधानमंत्री का जाना अमेरिका को रास नहीं आया था और वहां पर यह बहस छिड़ गई थी कि भारत को अलग थलग ना किया जाए, या फिर दूसरी तरफ था कि भारत अगर चीन के साथ चला गया तो फिर एशिया के भीतर अमेरिकी दखल खत्म ना हो जाए। इन तमाम सवालों के बीच बड़ा सवाल यह है कि कुछ दिन पहले यानी 20 नवंबर को बाकायदा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इजराइल गए थे और 23 तारीख को प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने सोशल मीडिया में यह लिखा था कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात हुई
और भारत और इजराइल अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं और उस बातचीत के दौर में भी भारत आने का जिक्र था, लेकिन इस दौर में एक झटके में इनकार हो गया कि वो नहीं आएंगे। और ध्यान दीजिए तो टैरिफ समझौता इस वक्त अमेरिका के साथ भारत का अभी तक हो नहीं पाया है। हालांकि इन सब के बीच नेतान्याहू ने कई बार हिंट दिए, दो कम से कम बयान तो ऐसे हैं जिसमें नेतान्याहू ने खुले तौर पर कहा था कि ट्रंप के आने के बाद से भारत के जो रिश्ते और जो टकराव शुरू हुए हैं उसमें वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक मध्यस्थता का काम कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था ट्रंप और मोदी उनके शानदार दोस्त हैं। मध्यस्थता का जिक्र भारत ने इनकार कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने खुले तौर पर यह लिखा, इजराइल के भीतर यह समस्या है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रुख क्या है। कभी वह फिलिस्तीन के पक्ष में चला जाता है, कभी वो इजराइल के पक्ष में आ जाता है। पाकिस्तान के साथ कुछ खटपट होती है तो इजराइल की करीबी नजर आने लगती है। यह सारी बातें वहां के मीडिया में खुलकर लिखी गई और नेतान्याहू प्रशासन ने इससे इनकार भी नहीं किया। और इन सब के बीच अमेरिका के भीतर नया सवाल यह है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें भारत तो दूर की बात है, पहले आप रशिया के साथ संबंध ठीक कीजिए। तो एक झटके में G7 का मेंबर बनाते हुए फिर से G8 करने का जिक्र यूक्रेन के पीस डील के बीच में रख दिया गया। और इन सब के बीच शी जिनपिंग से बातचीत की, टैरिफ को लेकर समझौता और खुले तौर पर जो दोनों की टेलीफोन पर बातचीत हुई। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहने से चूके नहीं, उन्होंने जो कहा उसमें कहा कि दरअसल शी जिनपिंग के साथ उनके बेहतरीन शानदार ही नहीं बहुत शानदार रिश्ते हैं। और उनकी जो प्रतिक्रिया रही है वह दोनों दिखलाती है कि अमेरिका और चीन एक साथ कैसे खड़े होंगे। इस बात का जिक्र ट्रंप ने आज ही किया। I spoke to President Xi about a lot of things, but trade and buying our farm products, and he said he agreed with me. I think he's going to very much surprise you on the upside. I asked him, I'd like you to buy it a little faster. I'd like you to buy more, and he's more or less agreed to do that. I think we will be pleasantly surprised by the actions of President Xi. I have a good relationship, great relationship with him. I like him, he likes me. I'm going to be going there in April. I guess you'll all be going with me, but I'm going to be going to China in April. दरअसल यही वो महीन लकीर है जो खुले तौर पर भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर अतीत की सोच थी वह एक झटके में नई परिस्थितियों में उसकी याद दिला देती है। क्योंकि भारत कभी खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नहीं, भारत चीन के साथ भी नहीं गया, रशिया के साथ उसके ऐतिहासिक रिश्ते जरूर रहे, लेकिन इन सब के बावजूद भी दुनिया में दो महादेशों के टकराव के बीच भारत कभी भी किसी एक का पक्ष लेकर खड़ा नहीं हुआ। और शायद इसी वजह से इजराइल का मीडिया हो या अमेरिका का मीडिया हो, यह सवाल वहां उठने लगा कि दरअसल नेतान्याहू की उम्मीद भी टूटी है कि भारत और ट्रंप यानी भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ का मसला सुलझ क्यों नहीं रहा है, जो अमेरिका चाहता है वो भारत क्यों नहीं दे रहा है। और यह भी कहा गया कि भारत जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झूलता हुआ नजर आता है उसमें उसके सामने भी मुश्किल है कि कल को भारत कौन सा निर्णय किस तरीके से लेगा। यह शायद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमेरिका के विरोध करने के बावजूद भी भारत चीन के साथ खड़ा हो गया एससीओ की बैठक में। करेंसी को लेकर झगड़ा हुआ तो ब्रिक्स में भारत की मौजूदगी थी। और इन सब के बीच G20 में भी पहली बार अमेरिका के बायकॉट के बाद जिस तरीके से दुनिया के तमाम दूसरे देशों ने खुलकर अमेरिका पर निशाना साधा, वो यूक्रेन पीस प्रोसेस हो या जलवायु परिवर्तन का मसला हो, या भारत ने भी अपने तौर पर जो अपनी जरूरत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने की कोशिश की उसमें अमेरिका के साथ टैरिफ डील में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर ना कहना था। यानी ये सारी परिस्थितियां खुले तौर पर तीन बातों को दिखा रही है। भारत की विदेश नीति क्या चीन और अमेरिका के बीच झूल रही है, और झूलते वक्त क्या अमेरिका इन सब के बीच चीन के साथ टैरिफ रिश्ते ठीक कर रहा है, रशिया के साथ टकराव को खत्म कर रहा है, लेकिन भारत के साथ अभी भी वही पुरानी परिस्थितियों में वो उलझा हुआ है।
दूसरा सवाल है, भारत की अपनी आर्थिक जरूरतें इस वक्त दुनिया से कच्चा माल मंगाने से लेकर, रेयर अर्थ से लेकर, भारत के भीतर जो मेक इन इंडिया का नारा है उसको पूरा करने के लिए भी चीन पर निर्भरता जो इस दौर में बढ़ी है और चीन से जो इंपोर्ट मैक्सिमम होते चला जा रहा है वो भारत के व्यापारिक घाटे को तो बढ़ा रहा है। लेकिन नई परिस्थितियों में अमेरिका का दरवाजा अभी भी बंद है और चीन सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से भारत की सीमा पर अभी भी मौजूद है और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपना कहने से बार बार चूक नहीं रहा है। तो भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? सिर्फ इनकार करना, नकारना, या उसके बाद कोई बड़ी पहल करना और बतलाना कि भारत अपने आप में आत्मनिर्भर है? शायद यह सवाल विशेषज्ञों के सामने बहुत बड़ा हो चला है। China officially holds that Arunachal Pradesh is South Tibet. In fact, they say that Tibet has 5 fingers. Arunachal Pradesh is only one. Sikkim and all that. Let me not go into it. That is their traditional claim, which at times they hold, even now, at times. What the lesson we have to learn is that while we should pursue the thaw in relations between India and China, now on, after the meeting between the two leaders last year, October. So we should continue that. But we should bear in mind that Chinese territorial claims on India are unlikely to be withdrawn. And that, as President Reagan said, trust but verify. मसला सिर्फ चीन के साथ का नहीं है, सवाल तो अमेरिका और इजराइल को लेकर भी है, मिडिल ईस्ट और ईरान को लेकर भी है, सवाल तो चीन और पाकिस्तान को लेकर भी है। यानी आर्थिक और सामरिक परिस्थितियां भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित कर रही है और उसमें भारत का रास्ता क्या होगा। शायद यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि पहली बार इजरायली मीडिया यरूशलेम पोस्ट ने आज ही एक नई जानकारी दी। उसने कहा कि दरअसल आर्मेनिया जो भारत से फाइटर जेट तेजस को खरीद रहा था उस पर उसने बातचीत रोक दी है, क्योंकि दुबई एयर शो में जो तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके बाद हो सकता है आर्मेनिया अब भारत से तेजस फाइटर जेट नहीं खरीदे। जो खरीदारी की बातचीत चल रही थी वो तकरीबन $1.2 बिलियन, यानी रुपए में तब्दील कीजिएगा तो 10,000 करोड़ की यह डिफेंस डील थी। जो भारत तेजस आर्मेनिया को बेचता 12 तेजस विमान देने का जिक्र था, लेकिन उस पर रोक लग गई और इसका जिक्र इजराइल के यरूशलेम पोस्ट कर रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका के तरफ से जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं जिन्होंने इससे पहले खुले तौर पर यह कहा था कि दरअसल भारत और रूस के रिश्ते जो हैं, यूक्रेन के युद्ध या क्रूर हमला जो उन्होंने यूक्रेन पर किया रशिया ने, उसमें वह मोदी वार है। और कमोवेश इस वक्त जो टैरिफ को लेकर डिस्कशन हो रहा है उसमें बार बार इस बात का जिक्र है कि ठीक है, दिसंबर के महीने से भारत कच्चा तेल रशिया से नहीं खरीदेगा, लेकिन उसके बाद यह देखना समझना होगा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को किस रूप में आगे बढ़ाता, यानी पहली पहल भारत की होगी। यानी घाटे के साथ जो रशिया से लाभ हो रहा था उस लाभ को भारत ने छोड़ा, अमेरिका का दबाव था। अब अमेरिका का रुख है कि पहले भारत जिस तरीके से प्राकृतिक गैस खरीदने की उसने शुरुआत की, अब देखें कितना कच्चा तेल खरीदता है, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में उसकी क्या खरीद होती है, उससे भारत को नुकसान होगा, क्योंकि वह दुनिया के दूसरे देश या कहीं जो रशिया से चीजें आ रही थी उसकी तुलना में वो कॉस्टली है, महंगा है। डिफेंस के क्षेत्र में भी अमेरिका चाहता है कि भारत उससे डील करे, हालांकि इस पर भारत ने अभी खामोशी बरती है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल फ्रांस से आए हुए राफेल को लेकर भी है, जिस पर कोई दूसरा देश नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के भीतर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में राफेल को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। भारत ने डील की हुई है कि हम इतनी राफेल और खरीदेंगे।
यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में तीन चीज वाकई उलझ गई है। पहला सवाल तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का है। अमेरिका, चीन और भारत के रिश्तों की परिस्थिति क्या आर्थिक नीतियों से भी जुड़ी है? और आर्थिक नीतियों को लेकर भारत जो दुनिया के कच्चे माल और बाकी माल पर जो निर्भर हो चला है, उसमें भारत के बिजनेस सर्कल के भीतर और कॉरपोरेट सर्कल के भीतर यह संकट है कि आने वाले वक्त में अमेरिका का दरवाजा खुलेगा या नहीं खुलेगा, या फिर चीन के साथ ही जाना होगा। लेकिन इन सबसे हटकर सबसे अलग सवाल यह है कि भारत की कूटनीति जो इससे पहले चला करती थी और मौजूदा वक्त में जो विदेश नीति चल रही है, उसमें इतना व्यापक अंतर भारत पर दुनिया के दूसरे देशों के हमले के साथ उभरा है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई जानकारी सतह पर आए, वो ना आ पाए, इसका प्रयास भारत के भीतर मीडिया मैनेजमेंट कुछ ज्यादा हो चला है। यानी सूचनाओं की जानकारी ही नहीं आ पाए और जो विकास की परिस्थितियां हैं उसमें भारत का जो पूरा डाटा है, वो अपना डाटा भारत रखे, उसी को सच मान लिया जाए, यह अलग मसला है। कि इन सब के बावजूद भी भारत का अंतर्राष्ट्रीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, खास तौर से ट्रंप के आने के बाद से। और नया सवाल खुलकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर आ गया। अगर संबंधों के आश्रय अमेरिका और चीन भारत के साथ खड़े नहीं है तो भारत कहां पर खड़ा है? और अगर दोनों भारत के साथ खड़े हैं तो दोनों भारत को कटघरे में खड़ा क्यों करते हैं? शायद इसका जवाब इस वक्त इंडियन डिप्लोमेसी में आपको मिलेगा नहीं। और यही वो मुश्किल हालात है जिस पर खामोश रहकर विदेश नीति कैसे बनाई जाती है, या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर जो अलग अलग देशों में समझौते भी कर रहे हैं, तो आखिरी सवाल जयशंकर से पूछा तो जाना चाहिए। 23 तारीख तक, यानी इसी 23 नवंबर को नेतान्याहू भारत आ रहे थे। 26 नवंबर को जानकारी आई नहीं आ रहे हैं। माजरा है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।